और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी का परिचय एक एक करके मैं आपसे करा देती हूं और साथ ही रिएक्शन लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो उम्मीदें थी किसानों को या फिर जो टैक्स धारकों को सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया है, इन पर क्या रिएक्शन है इन सभी खास मेहमानों का। एपी तिवारी अर्थशास्त्री, यहाँ बहुत स्वागत है। मनोज मौर्य कृषि एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक जैन टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके सभी खास मेहमानों का रुख करते हैं और सबसे पहले अभिषेक जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, टैक्स धारकों के लिए ही एक बड़ी सौगात यहाँ पर सरकार की तरफ से अपने बजट के दौरान दी गई है। नए स्लैब को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी इस वक्त शंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या चेंजेस अब होने वाले हैं इस छूट के बाद, इस बड़े गिफ्ट के बाद, जरा आप बताइए अभिषेक जी। आकांक्षा जी, अगर बजट की बात करूं तो एक मेरे को तुलसी जी का दोहा याद आता है, बरसत हरसत सब लखे करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग सु भूप भानु सा होए। मतलब सूर्य की तरह एक जो कर लगता है, जब सोच लेता है वो जल को और बरसता है तो सबको दिखता है। नो डाउट इस बजट के अंदर इंफ्रा और एग्री की हम बात करें तो वो बरसा है। स्पेसिफिकली आपके पॉइंट पे आता हूं आकांक्षा जी, जो न्यू टैक्स स्लैब है वो न्यू टैक्स स्लैब अभी जो पैटर्न गवर्नमेंट पिछले सालों से 115 BAC जो न्यू टैक्स स्लैब के लेकर आई है, उसमें पर्टिकुलरली आगे का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है कि हम वेस्टर्न कल्चर जहां पे इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि रोटेशन ऑफ मनी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। टैक्स स्लैब जहां पे न्यू टैक्स स्लैब की जगह अगर हम बात किए तो वो हमारे इन्वेस्टमेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, इन सब को बेनिफिट नहीं देती। न्यू टैक्स स्लैब के अंदर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट क्लेम नहीं कर सकते, परंतु देखने वाली बात क्या है कि 7 लाख तक जो हमारा 87A है रिबेट, वो टैक्स नहीं लगने वाला और ये स्पेसिफिकली केवल न्यू टैक्स स्लैब के लिए दिया गया है। बट एक अगर हम कैलकुलेशन करते हैं आकांक्षा जी, तो समझ में ये आता है, अगर 7 लाख तक टैक्स यहां नहीं लगता न्यू टैक्स स्लैब में, अगर हम पुरानी टैक्स स्लैब में जाते हैं तो वहां भी अगर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और साथ में अगर मैं इन्वेस्टमेंट में जाता हूं, मान लीजिए अगर आप ATC के अंदर आप ट्यूशन फीस पे करते हैं, आप LIC का प्रीमियम पे करते हैं, तो 1.5 लाख वो ले लेते हैं और 50,000 और हम मान लेते हैं इंश्योरेंस का है, तो 7 लाख तक वहां भी टैक्स नहीं है। अगर हम कैलकुलेशन करें तो 7 लाख तक अगर हम इन्वेस्टमेंट को तवज्जो देते हैं तो 7 लाख तक वहां भी टैक्स नहीं है। बट जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें स्ट्रेट अवे बोला गया आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे 7 लाख तक आप 87A की रिबेट ले सकते हैं, जो कि मार्केट में मनी लेके आएगा, रोटेशन होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। उससे हम जानते हैं कि इकोनॉमी को रफ्तार देने में कहीं ना कहीं संभावनाएं आगे दिखती है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए। तो ये नो डाउट अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिट होगी। आप देख भी सकते हैं आपने जो कितना सेविंग हम कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, उस पे नहीं जाता क्योंकि वो हमारे चैनल पे दिखाया जा रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां आकांक्षा जी है वो है सरचार्ज को कम किया इन्होंने। वो एक मेजर है जो जिनका मेजर चंक 5 करोड़ से ऊपर की सैलरी थी, 37% सरचार्ज 30% टैक्स पे लगता था। दैट मेक्स इट समवेयर अराउंड 42.7%। अब अगर मैं इस अनाउंसमेंट की बात करूं तो ये जो हमारा 37% है रिड्यूस टू 25%। अब आप समझिएगा ये सीधा अगर मैं टोटल टैक्स की बात करूं वो अब 42.7 से 39%। मैंने 6 करोड़ पे कैलकुलेशन किया इस पे आकांक्षा जी, समवेयर अराउंड अप्रोक्स अबव 50 लाख के ऊपर टैक्स की सेविंग हो रही है। तो ये एक समअप है, नो डाउट। अगर मैं इसको समअप करता हूं, न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है नहीं है। अगर मैं पहले की बात करूं, YouTube चैनल पे मेरे आप देखोगे जब मैंने न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्वेश्चन डाले तो मोस्टली क्वेश्चन ये थे, सर मैंने गलती से न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मेरे डिक्लेरेशन दे दिए, मैं नुकसान में हूं, तो मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे जा सकता हूं। तो आप समझिए उन्होंने न्यू टैक्स, और मेरे पास अभी सुबह डेटा थे, आउट ऑफ करोड़ ऑफ हमारे जो टैक्स फाइलर्स हैं उनमें से केवल 5 लाख ने ये न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया। तो आप समझ सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम कोई बेनिफिशियल नहीं थी। अगर हम पुरानी बात करें
बट इसी को केवल हर एक बेनिफिट जो दिया गया है वो न्यू टैक्स रिजीम के लिए दिया गया है। आप चाहे डिडक्शन की बात, आप 7 लाख की बात करें, आप अगर हम बात करते हैं कि रिबेट की बात करें, तो इसको कहीं ना कहीं और एग्रेसिवली आगे लेके आया ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑप्ट किया जा सके। तो ये सारा न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, केवल बिजनेसमैन अगर एक बार न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लेता है तो वो दोबारा वापस ओल्ड रिजीम में चेंज नहीं कर सकता। परंतु सैलरीड पर्सन के लिए, हमारे कई व्यूअर्स होंगे जो कंफ्यूजन में है, क्या मैं एक बार न्यू ऑप्ट कर लूं का पुरानी में जा सकता हूं? बिल्कुल, मैं कहता हूं आपको, अगर आप अदर देन बिजनेसमैन हैं तो आप हर साल ये टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं। बट फाइन प्रिंट्स अभी पढ़ने हैं पुराना, और मेरे ख्याल से उसमें अभी कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं हुआ है, तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त मनोज मौर्य जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, अगर किसानों के हित को देखते हुए इस बजट को देखा जाए, हालांकि भी आगे चलती रहेंगी, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, क्या ये सही तरीके से हो पाएगा, ये भी देखना होगा। मनोज जी, वापस आऊंगे आपके पास। अभिषेक जैन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, एक जो बड़ी बातें इस बजट के जरिए बार बार कही जा रही है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, खासतौर पर जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी लाभ देने की कोशिश की गई है। क्या ये झलक आपको नजर आ रही है, दूरगामी सोच नजर आई है इससे? बिल्कुल दिव्या जी, ये जो बजट है इसमें एमएसएमई को लेके हम जानते हैं पेंडेमिक 2020 से हमारे साथ था, उसमें कई ऐसे अनाउंसमेंट हुए जो एमएसएमई के लिए स्पेसिफिकली, और उस समय से ही एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो यहाँ उन्होंने एक और अब प्रोविजन लेके आए हैं सेक्शन 43B के साथ में अटैच करेंगे। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि अगर एक कंपनी है और आपने एक अब यहाँ भी एमएसएमई पूरा नहीं बोल रहा, मीडियम को हटाना पड़ेगा मेरे को, माइक्रो और स्मॉल की बात करूंगा मैं। मीडियम नहीं कवर किया गया, हमारे व्यूवर्स को मैं बता दूं, मीडियम नहीं है इसमें। अब हम मानते हैं कि दिव्या जी गुड सेल करते हैं एक एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल को, और उसका पेमेंट क्या होता है, परचेज आता है और बुक कर दिया, एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया। अब पेमेंट नहीं कर पा रहे दिव्या जी 45 डेज के अंदर, कंपनी है, कंपनी ने पेमेंट नहीं किया फॉर समहाउ, अगर वो नहीं किया तो आप मान के चलिए अब उसके लिए एक प्रोविजन लेके आए। 43B बोलता है नॉर्मल एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना है, नॉर्मल हम बोलते हैं कि एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना है, पर सेक्शन 43B बोलता है कि पेमेंट बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलेगी। अब यहां पे दिव्या जी हुआ क्या कि अगर आपने परचेज कर लिया, एक्सपेंडिचर तो डाल दिया, पर उसका पेमेंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, लेट्स अज्यूम अगर आपने 31 जुलाई तक पेमेंट नहीं किया, आपने मार्च में खरीदा, तो उसका जो परचेज का बिल आपने बुक किया है उसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। यानी आपको पेमेंट 31 जुलाई तक करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी एक कह सकता हूं कि एमएसएम माइक्रो स्मॉल के लिए एक जो फाइनेंशियल क्रंच होता है उसके लिए पेमेंट करना ही रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन, क्योंकि अब सामने वाला अगर पेमेंट नहीं करता तो जो जितना भी एक्सपेंडिचर क्लेम किया है उसने वो अब क्लेम नहीं कर पाएगा, नंबर एक। और 15 डेज का भी प्रोविजन है सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट। तो दोनों मिला के कि अगर एग्रीमेंट किया हुआ है तो 45 डेज से ज्यादा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज, वो हम डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर रहे। और अब हम बात करते हैं कि एमएसएमई को 9,000 करोड़ का एक और क्रेडिट गारंटी स्कीम जो पहले भी दी गई थी, एक और एडिशनल पैकेज दे दिया गया। यहां मैं एक अटेंशन देना चाहूंगा दिव्या जी, अभी यहां पे डिस्कशन था, मैं सुन रहा था सीतारमन जी के साथ में, एक स्टेटमेंट दिया गया कि आपने जो ये प्रोविजन किया एमएसएमई के लिए पेमेंट बेसिस पे, तो इसका डेटा आपके पास है क्या? तो उन्होंने, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, उन्होंने मना किया हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। पर मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। एमएसएमई 1 फॉर्म है, उसमें आउटस्टैंडिंग कितना ड्यूज है गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन लेकर आए हैं जिससे मध्यम वर्ग का ध्यान